हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम न्यूटन के तीसरे नियम की यानी तीसरे सिद्धांत की बात करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने न्यूटन के पहले सिद्धांत को लेकर चर्चा करी, दूसरे सिद्धांत को लेकर भी चर्चा करी और उससे पहले जो हमने बात करी वो उसके कुछ इंट्रोडक्शन की बात करी, जिसमें हमने इनर्शिया को लेकर पढ़ा, इनर्शिया के प्रकार को लेकर पढ़ा और किस तरीके से हमने बल की परिभाषा और इनर्शिया की परिभाषा को समझा। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो न्यूटन का तीसरा सिद्धांत है। यानी दो सिद्धांत आपने पढ़ लिए, जिसको हम पहला सिद्धांत यानी पहले सिद्धांत की अगर बात करें, कोई वस्तु अगर विश्राम स्थिति में है या फिर वो समान गति में है, वह तब तक उस स्थिति में रहेगी जब तक उसमें कोई बाहरी बल नहीं लगेगा। यानी कोई बाहरी बल की आवश्यकता होती है किसी भी वस्तु की स्थिति में बदलाव लाने के लिए। वहीं दूसरा जो नियम है, जो भारी बल का जो भारी बल लगता है वो उस स्थिति के मोमेंटम के दर में बदलाव करता है। अब जो मोमेंटम के दर में बदलाव होगा यानी वेलोसिटी में बदलाव होगा, यानी कितने समय में उस वस्तु का जो स्थान या फिर हम कहते हैं स्थिति है, वह क्या बदलाव आती है। यानी अगर वो आराम में है, विश्राम स्थिति में है, तो वह गति में आ जाएगी, गति में है तो वह तेज भी हो सकती है, धीरे हो सकती है या रुक सकती है। तो वहीं से हमें बल की परिभाषा मिली और जो दूसरा नियम है वह बल की परिभाषा को ही बताता है। अब हम बात करते हैं तीसरे नियम की। न्यूटन के तीसरे गति का जो नियम होता है यानी तीसरा जो लॉ है मोशन का, के अनुसार हर क्रिया का समान और विपरीत प्रतिक्रिया हमेशा होती है। यानी एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी हर क्रिया क्या, जो भी एक्शन हुआ, जो भी क्रिया हुई, उसके समान और विपरीत प्रतिक्रिया हमेशा होती है। अगर आपने किसी बॉल को फेंका और वो दीवार पे टकराई, तो जिस स्पीड से या जिस फोर्स से वो दीवार पे टकराई, उसी फोर्स या स्पीड से दीवार उसको वापस भेजती है। तो इसको हम बोलते हैं एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया और प्रतिक्रिया मात्र में समान और दिशा में विपरीत होती है। बिल्कुल सही बात है। समझिए, अगर एक्शन इस दिशा में है, अगर एक्शन इस दिशा में है तो रिएक्शन इसके विपरीत दिशा में लगेगा। क्या यहां तक आपको बात समझ में आई? तो हमेशा एक्शन और रिएक्शन आपस में विपरीत दिशाओं में होते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया एक ही शरीर पर कार्य नहीं करती, तो अलग अलग शरीर पे कार्य करती हैं। सब जरा समझिए, यानी हमें दो बॉडी की आवश्यकता होगी एक्शन और रिएक्शन को बताने के लिए। क्या ये बात आपको समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। यदि कार्य एक शरीर पर है तो प्रतिक्रिया दूसरे शरीर पर होगी। बिल्कुल। अब मैंने आपको दीवार का एक एग्जांपल दिया था अभी, यानी कार्य अगर इस पे हो रहा है, इस गेंद पे हो रहा है, तो प्रतिक्रिया जो है दीवार के द्वारा लगाई जाएगी। यानी फोर्स शरीर ए पर शरीर बी के द्वारा निर्भर किया बल है, यानी ए से बी की तरफ जा रहा है, ये इसका एक्शन है। तो वहीं जो रिएक्शन होगा वो बी से ए की तरफ लौटेगा, यानी बी से ए पर लगेगा। ये देखिए समान है, इनका जो मात्रा है वो समान है, लेकिन इसकी दिशा होने की वजह से इसके आगे हम नेगेटिव नकारात्मक का चिन्ह लगाएंगे। अर्थात एफ बी ए शरीर बी पर शरीर ए के द्वारा निर्भर किए गया बल है, यानी न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार। गति का तीसरा नियम हमें बताता है कि शरीर पर बाहरी बल का मूल्य क्या है। यानी जो तीसरा नियम है वह हमें बताएगा कि शरीर पर बाहरी बल का क्या मूल्य पड़ता है। न्यूटन के अनुसार बल कभी भी प्रकृति में अकेला नहीं होता। तो वो क्या बोलते हैं कि जो बल है वो कभी प्रकृति में अकेला नहीं होगा। अगर किसी बॉडी पे एक बल लगाया जा रहा है तो उसके विपरीत में भी बल लगता है। बल हमेशा दो शरीरों के आपसी पारस्परिक क्रियाकलाप के परिणाम स्वरूप जोड़ों में होता है, यानी म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है। यानी बल हमेशा दो शरीरों पे लगता है। न्यूटन के तीसरे गति के नियम के कुछ उदाहरण हैं। क्या उदाहरण है, अब हम देखते हैं। एक किताब एक मेज पर है। जब एक किताब को आप मेज के ऊपर रखा जाते हैं
तो किताब मेज पर एक बल डालती है जो किताब के भार के बराबर होता है। समझिए, क्या बात है ये? ये मेज है। ये मेज हो गई और इस पे किताब रखी है। एक किताब है। तो इस किताब के द्वारा ना इस पे एक बल लग रहा है मेज पर, और ये जो मेज है ये भी किताब पर एक बल लगा रही है। तो ये दोनों समान रूप के बल लगाते हैं और ये जो बल होगा ये किताब के वजन के बराबर होगा। हमने ये बात समझी यहाँ से। इस क्रिया के बल को कहा जाता है, तो इसे क्या जाता है, फोर्स ऑफ एक्शन, क्रिया का बल इसे कहा जाता है। मेज किताब का समर्थन करता है, यानी मेज जो है किताब को सपोर्ट करता है किताब पर बराबर बल लगाकर। बिल्कुल, अगर मेज बल नहीं लगाएगा, मेज अगर बल नहीं लगाएगा तो क्या होगा, ये किताब कहीं भी जा सकती है, कहीं भी गिर सकती है। तो ये इसके समर्थन करता है, यानी बराबर बल लगाता है। आगे बढ़ते हैं। चूंकि किताब को विश्राम में देखा जाता है, इस पर नो नेट बाहरी बल शून्य होना चाहिए। जब भी कोई वस्तु अगर सम विश्राम स्थिति में है तो उसका मतलब है कि जो उस पे नेट बल लग रहा है वह जीरो है। यानी जो बल विपरीत दिशाओं में लग रहे हैं वह एक समान रूप में है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को काटते हैं, और जो सामान्य बल होता है वह जीरो हो जाता है। क्या आपको यहाँ से ये बात समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब है कि सामान्य प्रतिक्रिया किताब के वजन के बराबर और विपरीत होनी चाहिए। दो जो सामान्य प्रतिक्रिया है वह किताब के वजन के बराबर और विपरीत होनी चाहिए, तभी जाके जो नेट बल है वो क्या होगा, वो जीरो होगा। अब देखिए चलना, अब हम चलते हैं तो उस पे भी एक्शन रिएक्शन होता है। जब कोई व्यक्ति चलता है तो वह अपने पैरों से पृथ्वी को पीछे दिशा में धकेलता है। देखिए जब कोई व्यक्ति चल रहा है, अब ये चल रहा है, तो ये अपनी जो पृथ्वी है ना इसको पीछे की तरफ धकेल रहा है और पृथ्वी उसे आगे की तरफ धकेलती है। पृथ्वी उस व्यक्ति को समान बल के साथ आगे की दिशा में धकेलती है, यानी ये प्रतिक्रिया है। क्रिया क्या हुई, पृथ्वी को पीछे धकेलने की, और प्रतिक्रिया क्या हुई, पृथ्वी ने इसे आगे धकेला, जिसकी वजह से आप चल पाते हो। प्रतिक्रिया के तत्व हॉरिजेंटल दिशा में व्यक्ति को आगे बढ़ने में मदद करते हैं, यानी सीधी दिशा में। अब इसको समझिए, देखिए ये आपके पैर हैं, आप इसको पीछे की तरफ धक्का दे रहे हैं, तो ये जो हथेली है ना आपको आगे की धक्का दे रही है। इस तरीके से जो है आप चल पाते हैं। प्रतिक्रिया का तत्व हॉरिजॉन्टल दिशा में आगे बढ़ने में आपकी मदद करता है। बंदूक से गोली चलाना, बिल्कुल ये बहुत एक एक्शन रिएक्शन है। जैसे कि वह ना, जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो गोली आगे की ओर चलती है और बंदूक पीछे की तरफ। देखिएगा, जब आपने वीडियो में भी देखा होगा कि यहाँ से बंदूक से गोली निकली, तो ये जो गोली है ये आगे की दिशा में गई और ये जो बंदूक है ये पिछली दिशा में थोड़ी-सी खच जाती है। तो जब आप गोली चलाते हैं इस तरीके से, क्या होता है, बंदूक पीछे की तरफ झटका देती है। तो ये रिएक्शन है। एक्शन क्या है, गोली आगे गई है, तो गोली आगे गई और बंदूक पीछे आई। यानी एक बल आगे लगा और एक बल पीछे लगा। आगे बढ़ते हैं। फ्लाइट ऑफ जेट प्लेन्स एंड रॉकेट मोशन। देखिए सवाल में पूछा गया था कि रॉकेट को उड़ने में कौन सा नियम मदद करता है। वह नियम होता है न्यूटन का तीसरा। क्या नियम है, देखिए कुछ इस तरीके से जो है त्रिकोणाकार में आपने देखा होगा, कोण आकार में रॉकेट के पीछे ऐसे इंजन लगे होते हैं, इस तरीके से। तो जो रॉकेट है ना वो यहाँ से फ्यूल आग छोड़ता है, यानी बहुत सारी जो गैसेस होती हैं, हाईली कंप्रेस्ड गैसेस होती हैं, तो वो क्या करती हैं ऊपर की तरफ धक्का देती है, थ्रस्ट।
ये ऊपर की तरफ खींचता है और नीचे की तरफ धक्का देता है, तब जाके ये ऊपर उड़ पाता है। तो जला हुआ ईंधन जो गर्म और अत्यधिक संपीड़ित यानी कंप्रेस्ड गैसों के रूप में प्रकट होता है, वह नोजल के माध्यम से पिछली दिशा से बाहर निकलता है। तो वह बाहर निकल रहा है, लेकिन रॉकेट को आगे धकेल रहा है। तो रॉकेट को या फ्लाइट ये जो जेट प्लेन्स है, इनको उड़ने में न्यूटन का तीसरा नियम काफी मददगार होता है। आगे बढ़ते हैं। बचती हुई गैस जेट प्लेन या रॉकेट को उसी बल से आगे धकेलती है। तो जो गैस है, वो क्या करती है? वो जेट प्लेन को आगे की तरफ धकेलती है। इसलिए जेट और रॉकेट चलते हैं। इसी प्रतिक्रिया की वजह से जो जेट और रॉकेट है, वह चल पाते हैं। क्योंकि गैस उसको पीछे धकेल रही है। अब पीछे जो दबाव लगाया, उसकी वजह से वो एक विपरीत दबाव जो है, एहसास जो विपरीत बल है, उसको महसूस होगा, जिससे वो आगे बढ़ती है। नाव की घाट के दौरान होने की गति, बिल्कुल। अब देखिए, जब एक नाविक नाव को घाट से दूर ले जाता है, वह अपने चाबुक से घाट को धकेलता है। तो जैसे ये हो गया, जैसे ये और ये रिवर है, तो जब ये इसको बोट को आगे की तरफ लेके जाएगा, तो अपने चाकू से पीछे की तरफ क्या है, धकेलेगा। तो ये पीछे की तरफ ये जो है बल लगा रहा है, तो यहाँ से एक विपरीत बल लगता है। नाविक को नहीं पता है, देखिए आप, कमाल की बात, जो नाव चलाता है उसे नहीं पता ये फिजिक्स के सिद्धांत है, या इसको तीसरा नियम कहते हैं। लेकिन फिजिक्स को पता है कि ये तीसरा नियम है। यही तो बात है भौतिक विज्ञान की। भौतिक विज्ञान अपना काम कर रहा है, आपको जानकारी हो या ना हो, उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो प्रकृति में अपने नियमों के अनुसार चल रहा है। नाविक को जानकारी नहीं है कि वो न्यूटन का तीसरा नियम है, तीसरा सिद्धांत है, लेकिन उसे इतना पता है कि वो आगे धक्का देगा, जो किनारे पे की तरफ धक्का देगा, तो उसकी नाव आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, जितना बल वो किनारे पे लगाएगा, उतना बल से नाव आगे की तरफ बढ़ेगी। ये न्यूटन का तीसरा नियम है। घाट नाविक यानी साथ में जो नाव है, कि एक समान और विपरीत बल के साथ दूर धकेलता है। यानी जो घाट पे जो बल लगाया, उसी का विपरीत दिशा में बल लगा के नाव को आगे की तरफ धकेलता है। हमारी समझ के वर्तमान चरण में भौतिकी यानी जो भौतिक विज्ञान की बात कर रहे हैं, ने यह खुलासा किया है कि प्रकृति में मौजूद एक छोटी संख्या की मौलिक बलों से विभिन्न प्रसंगों में होने वाले सभी बल उत्पन्न करते हैं। यानी हर एक छोटी चीज पे सारे बल लगते हैं। हालांकि विपन्न बलों की उत्पत्ति जटिल होती है, फिर भी वो निम्नलिखित चार मौलिक बल, अब हम बात करें मौलिक बलों के संदर्भ में, समझे जा सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक, साथ ही माइक्रोस्कोपिक और दुनिया के नियंत्रित करते हैं। देखिए, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। मैक्रो मतलब जो बड़ी दुनिया में बल लगते हैं, और माइक्रोस्कोपिक मतलब जो छोटी दुनिया, जैसे कि अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके ऊपर भी बल लगता है। और एक गाड़ी पे भी बल लग रहा है, एक रॉकेट के ऊपर भी बल लग रहा है, सूरज के ऊपर भी बल है, पृथ्वी के ऊपर भी बल है। तो हर छोटी चीज से लेकर बहुत विशालकाय चीज, जैसे कि ब्रह्मांड, और छोटा सा हो गया एटम, हर एक पे बल है। और बहुत सारे बल काफी जटिल होते हैं, लेकिन प्रकृति में कुछ जो है हमारे मूल रूप, जैसे हमारे मौलिक बल हैं, यानी फंडामेंटल बल हैं, वो हमारे चार मौलिक बल हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि वह चार मौलिक बल कौन से हैं। तो सबसे पहला होता है गुरुत्वाकर्षण बल, जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। आप इनको सबसे पहले अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बाद दूसरा होगा कमजोर नाभिकीय बल यानी वीक न्यूक्लियर फोर्स, फिर विद्युत चुंबकीय बल यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर उसके बाद होता है हमारा मजबूत नाभिकीय बल यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इस तरीके के जो बल है, ये हम पर लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो हम बात कर रहे हैं,
गुरुत्वाकर्षण बल वह बल है जो किसी दो वस्तुओं के बीच और उनके द्रव्यमान की वजह से आपसी आकर्षण का कारण बनता है। जरा ध्यान से समझिए इस चीज को। देखिए, ये दो हमने वस्तुएं ली, इसका मास हो गया m, इसका जो द्रव्यमान है m2। अब गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? देखिए, ये जो है हर एक उसमें लगेगा जिसके अंदर वजन है, यानी यह वस्तु इसको आकर्षित करेगी और यह वस्तु इसको आकर्षित करेगी, और इनके बीच का दूरी r है। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण का जो बल होता है उसका फॉर्मूला होता है G इक्वल्स टू इन दोनों मास का गुणा और ये जो r है डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी जो जितना दूर होगा ये जो बल है, अगर ये ज्यादा है, दूरी ज्यादा है तो बल कम है, दूरी कम है तो बल ज्यादा है। इस तरीके से गुरुत्वाकर्षण का बल काम करता है, जो कि हमारे सूरज और पृथ्वी पे है, चंद्र और पृथ्वी पे है, चंद्र से और सूरज के बीच में है। सूरज को जैसे जो हमारे इतने सारे ग्रहण जो हैं, या फिर हम बात करें ग्रह, ये सब घूम रहे हैं पृथ्वी के चारों ओर, सूरज के चारों ओर। ये क्यों घूम पा रहे हैं अपने कक्ष में? क्योंकि सूरज ने इन पे गुरुत्वाकर्षण का बल बनाया हुआ है और इन्हें अपने से बांधा हुआ है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक कण के द्वारा जिसका द्रव्यमान m1 है, दूसरे कण पर जिसका द्रव्यमान m2 है, उस पर बल की मात्रा क्या होगी? F g। g होता है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। r दूरी पर जो है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का बल की जो है परिभाषा दी, और इसका जो हमारा फॉर्मूला है, सूत्र, न्यूटन के द्वारा दिया गया। तो याद रखिएगा ये किसके द्वारा दिया गया है? न्यूटन के द्वारा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। जहां पर जी जो है सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण निरंतर है, यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, पर इसका मान क्या होता है? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, 6.67 गुणा 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार द्रव्यमान m2 द्वारा द्रव्यमान m1 पर बराबर लेकिन विपरीत बल लागू होता है। इस प्रकार दोनों कण एक दूसरे के समान आकर्षण बल लागू करते हैं। जैसे समझिए, ये इस पर बल लगा रहा है, ये इस पे बल लगा रहा है, दोनों आकर्षण बल है ना? ये इस तरीके से आकर्षण बल लग रहा है, लेकिन ये दोनों विपरीत दिशाओं में होते हैं। इसीलिए जो बल है उसका हम क्या करते हैं, वो समान रूप से लगता है, इसलिए हमने F लगाया। तो जो F की वैल्यू होगी वो इसके लिए भी बराबर होगी, इसके लिए भी बराबर होगी। ऐसा नहीं है कि जो मास जिसमें ज्यादा है तो वह ज्यादा बल लगाएगा, बल जो है दोनों में एक समान लगेगा। अब समझिए, सूरज और पृथ्वी, सूरज और जुपिटर, जिसको हम बोलते हैं बृहस्पति, इनके बीच में बल की वैल्यू जो है F है, F1 है। तो इनके बीच में बल की वैल्यू F2 है, क्योंकि जुपिटर का देखो, यहाँ पर सूरज का मास m है, यहाँ पर m है, तो ये m1 होगा, ये m2 होगा। और आपको पता है जुपिटर का मास ज्यादा होता है, तो यहाँ पर ये जो F की वैल्यू है ये ज्यादा हो जाएगी इससे। लेकिन ये वाला जो F है और ये वाला जो F है, ये दोनों समान होंगे। तो दोनों दो वस्तुओं के बीच में जो बल है वो समान रूप से बराबर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण बलों की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं
गुण इस प्रकार है। तो हमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें यानी हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बातें। गुरुत्वाकर्षण बल सार्वभौमिक आकर्षण बल होते हैं, यानी सार्वभौमिक आकर्षण बल, बिल्कुल ये बात याद रखिएगा। ये आकर्षण बल है, ये हमेशा आकर्षित करेंगे, अर्थात वह सूक्ष्म और व्यापक वस्तुओं के बीच भी मौजूद होते हैं। वो हर जगह है गुरुत्वाकर्षण। जिस भी वस्तु का वजन होता है उसमें गुरुत्वाकर्षण बल होता है। उनके आकार, आकृति, विभाजन और हस्तक्षेपीय माध्यम के बावजूद यह बल कभी प्रतिक्षरण नहीं होते। यह कभी भी प्रतिकर्षण नहीं होते, हमेशा आकर्षित बल होते हैं। याद रखिएगा। यह प्रकृति का सबसे कमजोर बल है, बिल्कुल। प्रकृति का सबसे कमजोर बल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण, वीकेस्ट। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात। आगे, वे विशेष रूप से तब काम करते हैं जब वस्तुएं बहुत बड़ी होती है, बिल्कुल। अब देखिए क्या है, मुझ में और इस पेन में भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, इस वाले पेन में भी गुरुत्वाकर्षण बल है, इसमें भी गुरुत्वाकर्षण बल है, इस कॉपी में भी गुरुत्वाकर्षण बल है। तो हर जगह गुरुत्वाकर्षण बल है, लेकिन हम पृथ्वी पे होने की वजह से मेरा और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक है। तो यानी पृथ्वी ने अपने ऊपर जितनी भी वस्तुओं को रखा हुआ है वह गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से रखा हुआ है, जिसकी वजह से होता यह है कि आपको दूसरे वस्तु के प्रति बल नहीं दिखाई देता। अब जरा इस बात को समझिए। सूरज में गुरुत्वाकर्षण बल है, पृथ्वी के भी गुरुत्वाकर्षण बल है, तभी इन दोनों एक परिकक्ष में जो है, जो पृथ्वी घूमती है। अगर सूरज गुरुत्वाकर्षण बल नहीं देता तो पृथ्वी कहीं भी भाग जाती। तो समझिए, अगर ज्यादा बल होता तो पृथ्वी और नजदीक खींची चली आती। तो पृथ्वी भी बल डाल रही है, ये भी बल डाल रहा है, चंद्रमा भी बल डाल रहा है। तो दुनिया में हर जगह गुरुत्वाकर्षण बल है और ये ज्यादा दूरी पर होता है, देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूर्णन सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। गुरुत्वाकर्षण बल उल्टे वर्गीय कानून का पालन करते हैं, यानी इनवर्स स्क्वायर लॉ। कैसे? डिस्टेंस का। यानी अगर इनमें दूरी 2 है तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? 4 गुना कमजोर हो जाएगा। यानी F 1/r² है और r को मैं 2 कर दूं तो F डैश क्या होगा? ये 1/4 होगा F के। समझ गए आप? यानी वे दो शरीरों के बीच की दूरी के वर्ग के विपरीत अनुपात बदलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 110% आता है, यानी इसको आप नोट करिएगा। जो अभी आपने बात समझी उसको समझिएगा, है ना। अब ऐसे ही मास में अगर आप क्या करो, 2 गुणा बढ़ा दो हर एक में, तो जो F डैश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा F के। इस तरीके से आप बातों को समझिए। आगे बढ़ते हैं। जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये केंद्रीय बल होते हैं। केंद्रीय बल का मतलब क्या है कि इन बलों को एक रेखा जोड़ने वाली होती है, इसी रेखा पे ये दोनों बल काम कर रहे होते हैं, अर्थात वे दो शरीरों के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा के अनुसार होते हैं। यानी ये इन दोनों शरीरों के बीच का केंद्र है, तो गुरुत्वाकर्षण बल इसी रेखा पे काम करेंगे जो इन दोनों शरीरों के केंद्र को जोड़ेगी। गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षणी बल होता है, यानी कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, संरक्षणी बल होते हैं, याद रखिएगा। गुरुत्वाकर्षण बल का क्षेत्र कण ग्रेविटोन कहलाता है, यानी गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसको हम ग्रेविटोन बोलते हैं, उसके क्षेत्र के बल को। दो शरीरों के बीच क्षेत्र कण के आदान प्रदान की अवधारणा यह समझाती है कि दो शरीर दूरी से कैसे बातचीत करते हैं। यानी ग्रेविटोन से हम क्या समझते हैं कि दो शरीरों के बहुत दूरी होने की वजह से उनमें कोई एक संपर्क बंधा हुआ है जो कि गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा बंधा हुआ है।
कमजोर नाभिकीय बल। अब जो हमारा दूसरा बल आता है वो होता है कमजोर नाभिकीय बल। यह क्या होता है अब हम और समझते हैं। कमजोर नाभिकीय बल केवल कुछ नाभिकीय प्रक्रियाओं जैसे नाभिक का बीटा पतन में ही दिखाई देता है। यानी ये हर नाभिकीय में देखने को नहीं मिलेगा, हर न्यूक्लियस में देखने को नहीं मिलेगा। ये कुछ ही प्रकार के जो नाभिकीय हैं उनमें देखने को मिलता है, जैसे कि बीटा बीटा का बाहर निकलना। बीटा पतन में यानी बीटा का बाहर निकलना नाभिक के एक इलेक्ट्रॉन को अचरजित करंट के न्यूट्रोनियन को कहलाते हैं या उत्सर्जित करता है। देखिए, जब किसी न्यूक्लियस से बीटा निकलता है तो तो क्या होता है कि जो हमारा अनचार्ज प्रैक्टिकल जो पार्टिकल है अब वो न्यूट्रिनो बन जाता है। क्या बन जाता है? न्यूट्रिनो। क्योंकि बीटा जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के समान होता है। बीटा के जाने से नेगेटिव चार्ज जा रहा है। कमजोर नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में उतना कमजोर नहीं है। यानी कमजोर नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण की तुलना में ज्यादा मजबूत है और विद्युत चुंबकीय बल से बहुत कमजोर है। तो समझिए, सबसे कमजोर ग्रेविटेशनल, उससे वीक न्यूक्लियर फोर्स WN लिख देते हैं, कमजोर नाभिकीय बल, और उससे ज्यादा जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी विद्युतीय चुंबकन बल, इलेक्ट्रो, और सबसे जो मजबूत होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, है ना। मजबूत जो हमारा होता है नाभिकीय बल वो सबसे मजबूत होता है। कमजोर नाभिकीय बल की श्रेणी अत्यधिक छोटी होती है, ये मात्र इतनी दूरी में ही लगता है। वहीं ग्रेविटेशनल फोर्स बड़ी दूरियों में बहुत लगता है और बहुत छोटी दूरियों में हमारे क्या होते हैं, न्यूक्लियर फोर्स लगते हैं, नाभिकीय बल लगते हैं। सो नाभिकीय बल 10 की पावर 25 गुना गुरुत्वाकर्षण से मजबूत है। अगर गुरुत्वाकर्षण 1 है तो यह इतने गुना मजबूत है, यानी यह गुरुत्वाकर्षण से अधिक मजबूत होता है। अब आता है हमारा विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल वह बल होते हैं जो अवशोषित कणों के बीच लगते हैं, यानी जो चार्ज पार्टिकल जैसे कि प्लस हो गया, प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस हो गया, ये क्या होंगे, ये अट्रैक्टेड भी होंगे, यानी आकर्षण भी करेंगे, प्रतिकर्ष भी करेंगे। जब अवशेष विश्राम स्थिति में होते हैं तो बल को स्थिर विद्युतीय बल कहा जाता है। तो इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब ये किस में होंगे, आराम स्थिति में होंगे, रेस्ट पे होगा चार्ज। जब ये मूव करेगा तो इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। समान अवशेषों के बीच, यानी अगर हम सेम चार्जेस की बात करें, आकर्षण बल होते हैं, यानी असमान, यानी पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, इसके बीच में आकर्षण यानी अट्रैक्टिव बल लगेगा। अगर नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव है तो इनके बीच में रिपल्सिव यानी प्रति आकर्षक बल लगेगा। यह बल कुलम्ब के नियम के द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो कुलम्ब के नियम इस बल पे लगते हैं, ना कि न्यूटन के नियम। गतिमान अवशेष मैग्नेटिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। जो गति में चार्ज होते हैं उनके ऊपर मैग्नेटिक प्रभाव लगता है, चुंबकीय प्रभाव लगता है, और एक चुंबकीय क्षेत्र का एक गतिमान अवशेष पर बल का उत्पन्न देता है। और इसकी वजह से क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। जब भी कोई चार्ज आयन जब चलता है तो उससे चुंबकीय क्षेत्र की जो है गणना होती है। इसलिए बिजली और चुंबकीय बल सामान्यतः अविभाज्य, इसलिए नाम विद्युत चुंबकीय बल है। इसलिए ये दोनों अलग नहीं हो सकते, बिजली का बल अलग नहीं हो सकता और जो चुंबकीय बल है अलग नहीं हो सकता। इसीलिए इसका नाम हमने एक साथ रखा, विद्युत चुंबकीय बल। अब ये जरा फॉर्मूला याद रखना। दो चार्ज हैं Q1 Q2 और उनके बीच में जो है बल लगेगा 1/4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये क्या होता है, ये इन दोनों के बीच का बल लगा जाता है। तो याद रखिएगा, ये हमारा क्या है, मुक्त स्थान और संपूर्ण विद्युत आवत, यानी इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल प्रिमिटिविटी, यानी ये कांस्टेंट वैल्यू है E0। आगे बढ़ते हैं।
अब हमारा आता है इलेक्ट्रो जो विद्युत चुंबकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से कहीं अधिक मजबूत होता है। यह परमाणु और अणु मापकों की पर सभी घटनाओं को नियंत्रित करता है। परमाणु और अणु की संरचना रासायनिक प्रतिक्रियाओं की गतिविधियों के विद्युत चुंबकीय बल द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। अब इससे आगे के बल के बारे में यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो हमारा मजबूत नाभिकीय बल है उसके बारे में हम अपनी अगली वाली क्लास में अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप तीसरे नियम को अच्छे से पढ़ें, समझें और बाकी के जो हमने 3 बलों के बारे में चर्चा करी उनको अच्छे से समझें और खासकर जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसको आपको पता होना चाहिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी हम अपना अगली क्लास में मिलते हैं। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िए, निरंतर अभ्यास करते रहिए। हम आपका स्वागत अगली क्लास में करते हैं पुनः।